नेपाल में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि तबाही का मंजर देखकर पूरी दुनिया दहल गई। तिब्बत की तरफ से अचानक पानी का ऐसा प्रचंड सैलाब आया कि उसने कुछ ही मिनटों में सब कुछ तबाह कर दिया। सड़कें बह गई, पुल बह गए, मकान बह गए, दुकानें बह गई, सरकारी इमारतें बह गई, पुलिस थाना बह गया। रसुआ जिले के रसुआगढ़ी और टिमुरे में त्रिशूली नदी ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि लगा मानो धरती ही फट गई हो और पहाड़ी के ऊपर जमा पूरा पानी एक साथ नीचे आ गया हो। तबाही से चंद मिनट पहले जिन जगहों पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, वहां कुछ ही देर बाद सिर्फ मलबा नजर आया, कीचड़ नजर आया, पत्थरों के टुकड़े नजर आए। त्रिशूली नदी के किनारे बसे कई इलाके अचानक आए सैलाब की चपेट में आ गए। नेपाल के 6 जिलों में भीषण तबाही मच गई। कुदरत ने नेपाल में कुछ ही मिनटों में अपना सबसे भयानक रूप दिखा दिया। द काठमांडू पोस्ट नाम के एक अखबार के मुताबिक इस भयंकर तबाही में 95 लोगों की मौत हो गई, बड़ी संख्या में लोग लापता बताए गए। नेपाल के पर्यटन विभाग ने जानकारी दी कि करीब 400 लोगों का पता नहीं चल सका। इनमें 300 के आसपास दूसरे देशों के पर्यटक शामिल रहे। लापता लोगों में ज्यादातर भारतीय नागरिक बताए गए जो कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहे थे। नेपाल के मीडिया के मुताबिक सैलाब अपने साथ 15 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी बहा ले गया। 15। नेपाल की सेना और सुरक्षा बल के कई जवानों के भी लापता होने की खबरें आईं। राहत और बचाव के काम में नेपाल की सेना को लगा दिया गया, वहां की पुलिस को लगा दिया गया, सुरक्षा बल के जवानों को लगा दिया गया। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखने के आदेश जारी कर दिए गए। बाढ़ प्रभावित इलाकों में इलाज के लिए 20 डॉक्टरों की एक टीम भेज दी गई। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। सैलाब में करीब 50 किलोमीटर सड़कें तबाह हो गई। सड़कों के खत्म हो जाने की वजह से राहत और बचाव के काम में और परेशानी हुई। और इस सब के बीच नेपाल के रसुआ जिले में आई भीषण बाढ़ की डरा देने वाली कई तस्वीरें आईं। बाढ़ का पानी बिजली की रफ्तार से भी तेजी से बहता दिखाई दिया। बाढ़ का पानी नेपाल चीन बॉर्डर पर मौजूद चीन के इमिग्रेशन ऑफिस तक पहुंच गया। वहां तबाही मच गई। इमिग्रेशन ऑफिस वाली इमारत वहां तहस नहस हो गई। सब कुछ साफ हो गया, कुछ नहीं बचा। उस जगह का नामो निशान ही मिट गया। जिस वक्त ये तबाही मची उस समय इमारत के आसपास बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। कई लोग ऑफिस के अंदर काम कर रहे थे, कई लोग आसपास घूम रहे थे। जैसे ही उन्हें सैलाब का अंदेशा हुआ, उन्होंने भागना शुरू कर दिया। अपनी पूरी ताकत से भागते दिखे। इमारत से वो कुछ ही दूरी पर थे, तभी पीछे से सैलाब आ गया। ऐसा लगा जैसे वहां कोई बवंडर उठा हो। मटमैले पानी ने पूरे इलाके को घेर लिया। चारों तरफ से पानी आया, इतना तेज आया कि उसके सामने कुछ टिक ही नहीं पाया। एक झटके में पूरी की पूरी इमारत ढह गई, तहस नहस हो गई, कुछ भी नहीं बचा। न वो इमारत, न उस इमारत के आसपास खड़ी गाड़ियां, न ही भागते दौड़ते लोग। सभी लोग पानी के तेज बहाव में बह गए। इमिग्रेशन ऑफिस वाली इमारत के ठीक सामने एक पार्किंग दिखाई दी। कई बसें खड़ी थी, गाड़ियां खड़ी थी, ट्रक खड़े थे। पार्किंग की एक तरफ नदी बह रही थी, दूसरी तरफ एक सड़क थी। इमिग्रेशन ऑफिस को तबाह करने के बाद बाढ़ का पानी उस पार्किंग तक पहुंचा। ऐसा लगा जैसे वहां धूल भरी आंधी चल रही थी, लेकिन वो पानी था। सब कुछ धुंधला हो गया। पानी की उफनती लहरें चारों तरफ से आ गई और देखते ही देखते पूरी पार्किंग बह गई। पर खचे उड़ गए उसके, मलबा हवा में उड़ता दिखाई दिया। तमाम बसें, गाड़ियां, ट्रक तिनकों की तरह बह गए। पानी के तेज बहाव ने कुछ नहीं छोड़ा, पूरा इलाका साफ हो गया। दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ नजर नहीं आया। पानी ने पूरे इलाके पर कब्जा कर दिया। इस खौफनाक मंजर को जिस किसी ने भी देखा उसकी चीखें निकल गईं, रूह कांप गई, जान हलक में आ गई। नेपाल और चीन के बॉर्डर पर रसुआ जिले के रसुआगढ़ी इलाके में यह हुआ। ये जो इमारत थी, चीन के साथ व्यापार करने और चीन में आने जाने का नेपाल में सबसे अहम रूट यही है। वहां अचानक आई बाढ़ में कई सड़कें बह गई, कई पुल बह गए। राहत और बचाव टीमों का उन इलाकों में पहुंचना मुश्किल हो गया, लोगों की मदद करना मुश्किल हो गया। लेकिन सैलाब ने नेपाल के रसुआ जिले में ही तबाही नहीं मचाई, बल्कि नुवाकोट जिले में भी तांडव मचा दिया। वहां त्रिशूली नदी की ताकतवर लहरों में लोहे का एक भारी भरकम पुल भी बह गया। पुल का नामो निशान मिट गया, तबाह हो गया। वो किसी तिनके की तरह बहता हुआ नजर आया। प्रचंड लहरों के टकराते ही एक झटके में अपनी जगह से उखड़ गया
और चंद सेकंड के अंदर उफनती लहरों पर बहते हुए गायब हो गया, आंखों से ओझल हो गया। इस भयानक मंजर को जिस किसी ने भी देखा, पैरों तले जमीन खिसक गई, सांसें अटक गई, लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि लोगों की आंखों के सामने सैलाब की खतरनाक लहरें सब कुछ तबाह करती दिखाई दी। जहां से भी सैलाब गुजरा सब कुछ खत्म हो गया। प्रचंड लहरों के आगे जो कुछ भी आया उसका वजूद मिट गया, बर्बाद हो गया, वो खत्म हो गया, तहस नहस हो गया। कुछ मिनटों के अंदर उफनती लहरों ने सब कुछ निगल लिया। लोहे का भारी भरकम पुल किसी खिलौने की तरह पानी की तेज धार में बह गया। नेपाल के नोवाकोट जिले में त्रिशूली बाजार इलाका है। त्रिशूली नदी इस इलाके के बीचों बीच बहती है। दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में मकान बने हुए हैं। सैलाब आने से पहले तक वहां सब कुछ ठीक था, सब कुछ सामान्य था। त्रिशूली नदी शांत थी पहले तो, लेकिन जैसे ही नदी में सैलाब का पानी पहुंचा, हाहाकार मच गया, कोहराम मच गया, रौद्र रूप में आ गई त्रिशूली नदी। उसका जलस्तर खतरनाक तरीके से बढ़ गया। लहरें गोली की रफ्तार से आगे बढ़ी, जैसे सब कुछ बहा ले जाएंगी। नदी के किनारे मौजूद मकानों से लहरें टकराती नजर आईं। आसपास रहने वाले लोग बुरी तरह डर गए, दहशत से भर गए, खौफ से भर गए। कुछ लोग तो चीन में किसी डैम के टूटने की बात कहते सुनाई दिए। गाइस यस्तो लाइभ छ, ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आ रहेछ। नदी के ऊपर लोहे का पुल था। शुरुआत में पानी पुल के नीचे था, काफी कई फीट नीचे पानी बह रहा था। चंद सेकंड के अंदर पानी पुल तक पहुंच गया, पुल के ऊपर से बहने लगा और अगले ही पल सैलाब की उफनती लहरों ने एक झटके में पुल को उखाड़ फेंका। पुल टूट गया, अपनी जगह से ही उखड़ गया और फिर पानी की खतरनाक लहरें उसे अपने साथ बहा कर ले गईं। पुल के टूटने के बाद आसपास रहने वाले लोग डर के मारे चीखने लगे, चिल्लाने लगे, भागने लगे। आमा यार बजारै गयो यार, एकदम डरावना मंजर था। सैलाब की वजह से त्रिशूली नदी रौद्र रूप में आ गई, एकदम खतरनाक लहरें उठी। सैलाब ने आसपास के मकानों को तबाह कर दिया। किनारे पर मौजूद कुछ मकान पानी में बह ही गए, पानी में समा गए। खबर है सैलाब में नदी के किनारे मौजूद करीब 60 मकान वहां पर और कुछ पुल पूरी तरह तबाह हो गए। और नोवाकोट में लोहे का जो पुल बहा, उसे बहता देख कुछ बच्चे डर के मारे सहम गए जो वहां थे, खौफ से भर गए, उनकी हालत खराब हो गई। स्कूल जा रहे थे, वो बस में बैठे थे। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना उनकी आंखों के सामने हुई। त्रिशूली नदी के रौद्र रूप को देखकर चारों तरफ चीख पुकार मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लग गए। उसी वक्त पुल के नजदीक एक स्कूल बस खड़ी थी, उसमें कई बच्चे थे। उन्होंने जैसे ही अपने सामने बह रही नदी को देखा, वो बुरी तरह घबरा गए। नदी का पानी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था। देखते ही देखते नदी का पानी ऊपर बने पुल के ऊपर से बहने लग गया। उसके किनारे कई लोग खड़े थे, उनकी सांसें अटक गईं। जान बचाने के लिए वो वहां से दूर भागने लग गए। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन बस में बैठे बच्चे कहीं भाग नहीं सकते थे। उनकी हालत और खराब हो गई। वो बस में थे। ड्राइवर ने बस आगे बढ़ा दी, बस को नदी से दूर लेकर चला गया। नदी में पानी का बहाव बहुत तेज हो चुका था। ऐसा लगा वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को बहा कर ले जाएगा। फिर नदी ने भयंकर तबाही मचाई और विनाशकारी बाढ़ में त्रिशूली नदी पर बने कई दूसरे पुल भी बह गए इसके साथ। वो भी टूट गए, तबाह हो गए, नदी में समा गए। नेपाल में एक जिला है धादिंग, उस जिले से भी त्रिशूली नदी बहती है। नदी पर कंक्रीट के मजबूत पुल बने हुए हैं। सैलाब की ताकतवर लहरों के आगे कई पुल धराशायी हो गए। उफनती लहरों के आगे कंक्रीट के मजबूत से मजबूत पुल नहीं टिक पाए। एक पुल ने तो चंद सेकंड में जल समाधि ले ली, उसका नामो निशान मिट गया। त्रिशूली नदी में सैलाब आया तो पानी एकदम से बढ़ गया, नदी उफान पर आ गई। उसका जलस्तर खतरे के निशान को एकदम से पार कर गया। उफनती लहरें नदी पर बने कंक्रीट के पुल से टकराई। जैसे पुल कुछ देर में टूट जाएगा साफ दिख रहा था, वैसे ही हुआ। कुछ देर तक पुल से नदी की लहरें टकराती रहीं। पुल भी किसी तरह कुछ ही देर तक टिका रहा। अगले ही पल तेज आवाज के साथ पुल टूट गया, बीच से फट गया, कई हिस्सों में बिखर गया और फिर नदी की लहरें पुल के हिस्सों को अपने साथ बहा ले गईं।
यो पुललाई चाहिँ टोटल्ली एकदम बाङ्गो यहाँको पुल पनि बगायो। ये त्रिशूली नदी पर बना हुआ पुल था, ये टूटा, नेपाल के धादिङ जिले को मलेख इलाके से जोड़ता था ये, लेकिन विनाशकारी बाढ़ ने पुल को तबाह कर दिया। पुल को टूटता देख आसपास खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाने लग गए। पुल के टूटने से धादिङ जिले से कई इलाकों का संपर्क कट गया, कई लोग लापता बताए गए, कई लोगों की मौत हो गई। और इस सब के बीच नेपाल के चितवन जिले में भी त्रिशूली नदी पर बने एक झूला पुल की हालत खराब दिखी। वो नदी में आए मलबे के नीचे दब ही गया। झूला पुल नदी को पैदल पार करने के लिए बनाया जाता है, इसके लिए मजबूत रस्सियां और तारों का इस्तेमाल किया जाता है। चितवन जिले में इसी तरह का पुल उफनती लहरों की चपेट में आ गया। अचानक बाढ़ आई, त्रिशूली नदी अपने रौद्र रूप में आ गई। अचानक वहां पर भी एकदम विनाशकारी हो गई। चितवन के कुरिंतर गांव में तबाही मच गई। पुल सैलाब में डूब गया, खेत सैलाब में डूब गए, आसपास का पूरा इलाका सैलाब में डूब गया। पुल को नुकसान हुआ तो गांव का बाकी इलाकों से संपर्क ही टूट गया, क्योंकि वो झूला पुल उफनती नहरों में समा गया। पुल के बीच का हिस्सा मलबे में दब गया, उसके ऊपर सैलाब बहता दिखाई दिया। नदी की तेज धार पुल तक पहुंच गई, पुल के ऊपर से गुजरने लगी। इससे पहले लहरें उसे जोर जोर से हिला रही थी, हवा में झूल रहा था, झटके खाता नजर आया। उसके बीच का हिस्सा पानी में फिर समाने लगा, पानी में डूबने लगा। गयो भाइ, पुल गयो गयो अब गयो गयो सब जालीले जाली निस्क्यो। अम्मै यत्रो सैलाब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे पुल हिलता रहा। आसपास मौजूद लोग खौफ से भर गए, सहम गए, डर गए, क्योंकि यह खौफनाक मंजर ठीक उनकी आंखों के सामने हो रहा था, उनके घर के सामने हो रहा था। कुछ ही देर में वो पुल मलबे में दब गया, नदी में समा गया। सैलाब के साथ आया मलबा उस पर इकट्ठा हो गया, कचरा उस पर इकट्ठा हो गया, मिट्टी उस पर इकट्ठा हो गई, पूरी तरह वो डूब गया। और इस सब के बीच नेपाल के नुवाकोट में चीन बॉर्डर की तरफ जाने वाली 42 किलोमीटर लंबी सड़क भी बह गई। नेपाल के नुवाकोट जिले को चीन बॉर्डर से जोड़ने वाली सड़क बह गई। 42 किलोमीटर लंबी सड़क के बह जाने से नेपाल और चीन के बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने वहां के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में बाढ़ के हालात और राहत बचाव कार्य को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने राहत और बचाव टीम को लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। नेपाल में जैसे ही सैलाब पहाड़ों से उतरा, तबाही मच गई। कुछ ही मिनटों में बस्तियों की बस्तियां उजड़ गईं, बाजार उजड़ गए, सड़कें उखड़ गईं, भारी भरकम पुल तिनकों की तरह बह गए। कई मंजिला इमारतें पानी की प्रचंड धारा में ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं। रसुआ जिले में एक जगह टिमुर है, वहां तो ऐसी तबाही आई कि लोग खौफ से भर गए, क्योंकि पहाड़ से नीचे आए सैलाब ने कोहराम मचा दिया। नदी में पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में वो किनारे पर बने एक 3 मंजिला मकान के पास पहुंच गई। पानी ने आसपास के छोटे छोटे ढांचों को उखाड़ दिया। नदी उन्हें अपने साथ बहा ले गई। वहां खड़ी एक कार तो किसी खिलौने की तरह बहती हुई दिखाई दी। लहरों के साथ वो कार कभी किनारे पर आती दिखी, कभी मलबे के साथ तैरती दिखी। कीचड़ भरे मटमैले पानी के साथ हजारों टन मलबा बहता दिखा। नदी के किनारे बना मकान भी टिक नहीं सका, तेज धारा में वो भी धराशायी हो गया। तबाही के दौरान मकानों का मलबा गिरने से वहां धूल का गुबार भी उठता नजर आया। सैलाब आने से चंद मिनट पहले नदी के किनारे सब कुछ सामान्य था। एक ट्रक नदी के किनारे खड़ा था, ऊपर से नदी में हाहाकार मचाता हुआ पानी आया तो ट्रक ड्राइवर को भागने तक का मौका नहीं मिला। कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर उस ट्रक ड्राइवर को वहां से भागने के लिए कहते दिखे। जब तक वो ट्रक ड्राइवर सुरक्षित जगह पर पहुंच पाता, प्रचंड लहरों ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। ट्रक का पता ही नहीं चला। कुछ ही मिनटों में पूरी घाटी सैलाब से भर गई। चारों तरफ पानी और पहाड़ी से आया मलबा दिखाई दिया, क्योंकि विनाशकारी सैलाब ने नदी के आसपास कुछ नहीं छोड़ा, सबको अपनी चपेट में ले लिया। तबाही इतनी तेजी से आई कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला।
नेपाल की मीडिया के मुताबिक बाढ़ का पानी तिब्बत की तरफ से आया और सुबह करीब 9 बजे नेपाल में दाखिल हुआ। सबसे पहले सैलाब के रास्ते में नेपाल का रसुआगढ़ी और टिमुरे इलाका आया। वहां पानी के साथ मलबे का अंबार और पत्थर नीचे आए। ऐसा लगा जैसे पहाड़ों को चीरते हुए को बहुत बड़ी झील नेपाल के उस हिस्से में आ गई हो। पलक झपकते ही पानी की धारा ने नदी के किनारे मौजूद बस्तियों को, ढांचों को रौंद दिया। लोग इस महाप्रलय से बिल्कुल अनजान थे। मौसम भी खुला हुआ था, बारिश वारिश कुछ नहीं हो रही थी, मौसम खुला हुआ था। नदी में ऊपर से आया पानी आगे बढ़ता रहा, हालात भयावह होते चले गए। 9:30 बजे तक तो बाढ़ ने रसुआगढ़ी को सपाट कर दिया। कई लोगों के बह जाने की खबरें आई। रसुआगढ़ी में तैनात पुलिस वालों से संपर्क कट गया। रसुआगढ़ी और टिमुरे दोनों जगह नेपाल के रसुआ जिले में। यह जिला वहां की राजधानी काठमांडू के उत्तर में मौजूद है और दोनों इलाके त्रिशूली नदी के किनारे बसे हैं और चीन की सीमा के बहुत करीब है। सीमा के उस पार करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर चीन का किरोंग काउंटी इलाका है। नक्शे पर देखने पर रसुआगढ़ी नेपाल के ऊपरी हिस्से में दिखाई देता है। इसके 3 किलोमीटर बाद नीचे की तरफ टिमुरे बसा है। रसुआगढ़ी के बाद हाहाकारी सैलाब कोहराम मचाता हुआ कुछ ही मिनटों में टिमुरे पहुंच गया। वहां के रिहायशी इलाकों को बहा ले गया, बाजारों को बहा ले गया, सरकारी दफ्तरों को बहा ले गया, पुलों को बहा ले गया। एक लोहे के पुल का बचा हुआ हिस्सा भी तिनके की तरह नदी में बहता हुआ दिखाई दे रहा था। पानी जास गयो। टिमुरे में जो लोग फंस गए उनको निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा गया। वो बिना उतरे काठमांडू लौट आया क्योंकि बाढ़ के पानी में हेलीपैड ही बह गया। हेलीकॉप्टर के पायलट को उतरने के लिए जगह ही नहीं मिली। हेलीकॉप्टर से जो दिख रहा था उसमें टिमुरे गांव का बड़ा हिस्सा नजर ही नहीं आ रहा। पानी ही पानी और मलबा दिखाई दिया। दूर दूर तक तबाही के निशान नजर आए। राहत और बचाव अभियान में नेपाल सरकार ने ताकत झोंक दी। वहां की सेना को लगा दिया गया, लेकिन कई जगह हेलीपैड बह गए। 14 हेलीकॉप्टर लगाए गए। लापता लोगों की तलाश शुरू की गई। फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया गया। रसुआगढ़ी इलाके से राहत और बचाव अभियान की हैरान करने वाली तस्वीरें आई। एक इमारत की छत पर फंसे एक व्यक्ति को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर के पायलट ने अपनी जान जोखिम में डाली, तब बचा सके। खतरों से लड़ते हुए उन्होंने उस व्यक्ति को बचाया। त्रिशूली नदी में आए सैलाब के बाद रसुआगढ़ी में सब कुछ तबाह हो गया। कुछ ही इमारतें बची थी। तो एक इमारत जो बची हुई थी उसकी छत पर वो खड़े थे। उन्होंने सेना के हेलीकॉप्टर को देखकर अपनी शर्ट हवा में लहराई, मदद के लिए गुहार लगाई। हेलीकॉप्टर के पायलट की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर छत पर फंसे व्यक्ति की तरफ मोड़ा और बहुत कम ऊंचाई पर उसे ले गए। बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए उस इमारत के पास पहुंचे। हेलीकॉप्टर उतारने की जगह नहीं थी, रस्सी नहीं थी। छत पर खड़े व्यक्ति को निकालना मुश्किल था। उस वजह से हेलीकॉप्टर के पायलट ने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, वो हेलीकॉप्टर को लेकर इमारत के दूसरी तरफ गए, उसे और नीचे किया। इतना नीचे किया कि एक बार तो ऐसा लगा जैसे हेलीकॉप्टर के पंखे दूसरी इमारत से टकरा जाएंगे। हेलीकॉप्टर में मौजूद एक बचाव कर्मी ने फिर हाथ आगे बढ़ाया। छत पर फंसे व्यक्ति ने भी हिम्मत जुटाई और बचाव कर्मी का हाथ पकड़ा और तब हेलीकॉप्टर पर चढ़े। ऐसी ऐसी चीजें दिख रही थी कि लोग दांतों तले उंगलियां दबा लें, क्योंकि ऐसे इलाके में इतनी कम ऊंचाई पर उड़ते हुए बिना रस्सी के किसी को बचा पाना नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन हेलीकॉप्टर के पायलट ने मानो ये चमत्कार कर दिया। उधर नेपाल की सेना ने दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव के काम को और तेज किया। नेपाल में वहां की सेना राहत और बचाव के काम में जुट गई। नेपाल की सेना के जवानों ने कई इलाकों में मोर्चा संभाला और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। नेपाल में पुलिस और सेना के 41 जवान भी बाढ़ में लापता हो गए। दावों के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के पास तिमुरे क्षेत्र में तैनात नेपाल सेना के 9 जवान बाढ़ की चपेट में आ गए। नेपाल पुलिस के 32 जवानों के भी लापता होने की आशंका जताई गई।
उधर द काठमांडू पोस्ट नाम के अखबार ने रिपोर्ट दी कि नेपाल में तबाही मचाने वाला यह जो सैलाब आया वो चीन से आया, चीन में तिब्बत से आया, नदियों के रास्ते आया। वो रिपोर्ट कह रही है कि तिब्बत में भारी बारिश हुई, वहां से नेपाल आने वाली 2 नदियां उफान पर आईं, बेकाबू हो गईं और उन्होंने रौद्र रूप ले लिया और फिर जब वो नेपाल में दाखिल हुई तो कोहराम मचा दिया। ऐसा सैलाब आया कि उसके सामने जो कुछ भी आया उसे उखाड़ फेंका, तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। कई इलाकों को तो बिल्कुल सपाट कर दिया, नामो निशान ही मिटाकर रख दिया। तो यह रिपोर्ट कहती है कि नेपाल पर यह जो आफत टूटी, इसका चीन से कनेक्शन था, चीन के तिब्बत से कनेक्शन था। वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तिब्बत के दक्षिणी हिस्से में जोरदार बारिश हुई। किरोंग काउंटी नाम का एक क्षेत्र है, वहां भी खूब बारिश हुई। पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊंचाई पर है, समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां से 2 नदियां निकलती हैं जो नेपाल के बागमती प्रांत में आती हैं। इसी बागमती प्रांत में रसुआ नाम का जिला है। तिब्बत से आने वाली दोनों नदियां रसुआ के रसुआगढ़ी इलाके में मिलती हैं। यह इलाका तिब्बत बॉर्डर से लगता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर दूर है। रसुआगढ़ी की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो 5,000 फीट के आसपास है और तिब्बत में 14,000 फीट की ऊंचाई से आने वाली दोनों नदियों का पानी रसुआगढ़ी में एक हो जाता है। आगे इसे त्रिशूली नदी के नाम से जाना जाता है। यही नदी नेपाल में तबाही की वजह बनी। तिब्बत की नदियों का पानी जब बिजली की रफ्तार से त्रिशूली नदी में उतरा तो वो बेकाबू हो गई। उसके रास्ते में जो भी इलाके आए वहां हाहाकार मच गया। नदी के पानी में पुल बह गए, मकान बह गए, गाड़ियां बह गईं, सैकड़ों लोगों के बहने की खबर आई। और द काठमांडू पोस्ट की रिपोर्ट यह कहती है कि इस तबाही की वजह बर्फ की चट्टानों का खिसकना भी हो सकता है। आशंका जताई गई कि तिब्बत से नेपाल आने वाली एक नदी के रास्ते में बर्फ की मोटी मोटी चट्टानें गिर गईं और चट्टानों का ढेर लग गया। इतनी चट्टानें कि कई घंटों के लिए नदी का रास्ता लगभग ब्लॉक हो गया, बंद हो गया। पानी वहां से निकल ही नहीं पाया, तो वहीं जमा होने लगा, एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगा। ऊपर से पानी आता रहा, वहां इकट्ठा होता रहा। कुछ ही घंटों में लाखों लीटर पानी जमा हो गया, मानो कोई झील बन गई हो वो। यह रिपोर्ट कहती है कि नदी के रास्ते में बनी उस झील पर फिर दबाव बढ़ता गया और वो फट पड़ी। इसके बाद तो तिब्बत की उस नदी का पानी नेपाल पर पूरी रफ्तार से टूट पड़ा। नेपाल की त्रिशूली नदी में एक ही झटके में लाखों लीटर पानी ऐसे आया तो उसने रौद्र रूप धारण कर लिया, बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। द काठमांडू पोस्ट की इस रिपोर्ट में नेपाल के कुछ वैज्ञानिकों का हवाला दिया गया। उन वैज्ञानिकों ने अंदेशा जताया कि बर्फीली चट्टानों का खिसकना इस बर्बादी की वजह हो सकता है। उनके अनुमान है कि तिब्बत के किरोंग काउंटी इलाके में लेंदे नाम की जो नदी नेपाल आती है, लेंदे नाम की एक नदी आती है नेपाल, उसका रास्ता कुछ देर के लिए बंद हो गया था। लेंदे नदी उन 2 नदियों में एक है जो नेपाल के रसुआ जिले में मिलती है, जो रसुआगढ़ी इलाके में मिलती है, जो आगे चलकर त्रिशूली नदी कहलाती है। ये जो लेंदे नदी है ये तिब्बत के बर्फीले इलाकों से होकर गुजरती है, फिर नेपाल पहुंचती है। रिपोर्ट कह रही है नेपाल बॉर्डर से करीब 9 किलोमीटर पहले ही इस नदी के रास्ते में बर्फ की चट्टानें गिर गई थी और यह तब हुआ जब वहां 4.7 तीव्रता का एक भूकंप आ गया। फिर यह रिपोर्ट कह रही है बर्फ की चट्टानों ने कुछ घंटों के लिए नदी के पानी को आगे बढ़ने से रोक दिया। भूकंप आया, चट्टानें गिरी, नदी का पानी रुक गया, लेकिन पानी का दबाव फिर बढ़ता गया क्योंकि ऊपर से तो पानी आ ही रहा था। तो अचानक चट्टानें दरक गईं या टूट गईं और फिर लेंदे नदी में जो सैलाब आया, क्योंकि वो चट्टानें टूट गया, जैसे डैम फट गया, उसने फिर त्रिशूली नदी से होते हुए नेपाल के कई इलाकों में कोहराम मचा दिया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर बात की और मदद का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर बात की। उन्होंने नेपाल में बाढ़ में मची तबाही पर संवेदना जताई और प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। उन्होंने बिहार में प्रशासन की तैयारियों की पूरी जानकारी ली, साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। उधर कुदरत की विनाश लीला ने नेपाल के 1 दर्जन से ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांटों को भी भारी नुकसान पहुंचा दिया। कई पानी से बिजली बनाने के प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गए। पानी की तेज लहरों के आगे टिक ही नहीं पाए, बह गए। पानी से बिजली बनाने वाले ये हाइड्रो पावर प्लांट त्रिशूली नदी पर मौजूद थे।
उसकी सहायक नदियों पर भी मौजूद थे, नेपाल के बागमती प्रांत में मौजूद थे। उन्हें नुकसान पहुंचा तो बागमती प्रांत के कई इलाकों की बिजली गुल हो गई, क्योंकि नदी की उफनती लहरों ने छोटे बड़े 15 हाइड्रो पावर प्लांटों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया, पूरी तरह तबाह कर दिया, उखाड़ कर फेंक दिया। नेपाल के रसुआ जिले में टिसुरे नाम की एक जगह है, वहां भी त्रिशूली नदी पर एक हाइड्रो पावर प्लांट बना था। नदी में सैलाब आया तो वो प्लांट ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नदी में उफान आने से पहले सब कुछ ठीक ठाक था, थोड़ा बहुत ही पानी बह रहा था नदी में। पावर प्लांट से कुछ दूर पर कई लोग काम कर रहे थे, नदी के किनारे मौजूद थे, वहां खुदाई करने वाली एक मशीन खड़ी थी, एक गाड़ी खड़ी थी। इसी बीच नदी में खौफनाक लहरों की एंट्री हुई, बेहद तेजी से। देखकर ऐसा लगा कि उनके रास्ते में जो भी आएगा वो उसे निकल जाएंगी, बहा ले जाएंगी। हालांकि इस खतरे को कुछ लोगों ने पहले देख लिया, वो सीटियां बजाने लगे नीचे काम कर रहे लोगों को सतर्क करने के लिए, ताकि वो वहां से भाग जाएं, अपनी जान बचा लें। सीटियों की आवाज सुनते ही नीचे काम कर रहे लोग दौड़ने लगे, भागने लगे। मौत उनसे चंद सेकंड के फासले पर थी, उन्हें दिख रहा था, क्योंकि लहरों की चपेट में आते तो बच पाना ही मुश्किल था। हालांकि गनीमत यह रही कि वो वक्त रहते वहां से भाग निकले। फिर इस बीच नदी का पानी पलक झपकते ही हाइड्रो पावर प्लांट को पार कर गया। पानी के साथ बड़े पैमाने पर पत्थर आए, कीचड़ आया, मलबा आया। इतना ज्यादा दबाव बन गया कि पावर प्लांट की मजबूत दीवारें ही ढह गईं, टूट गईं, बिखर गईं पूरी। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर था। जिसने देखा बुरी तरह दहल गया, हिल गया, दांतों तले उंगलियां दबा ली, क्योंकि बिजली बनाने वाला वो प्लांट देखते ही देखते तबाह हो गया। खबर है कि सैलाब की जद में आने से अलग अलग पावर प्लांटों के करीब 200 कर्मचारी भी लापता हो गए। और नेपाल में जो भयंकर बाढ़ आई उसके बाद वहां की सरकार ने कई इलाकों में लोगों को अलर्ट कर दिया। खासकर अलग अलग हाईवे पर जो लोग यात्रा कर रहे थे उनसे अपील की कि वो अपनी यात्रा ही टाल दें, यात्रा करने से ही बचें, क्योंकि सैलाब कभी भी हाईवे को भी अपनी चपेट में ले सकता है, बढ़ता जा रहा है, लोगों के लिए खतरनाक बन सकता है। रसुआ जिले में भयंकर तबाही मचाने के बाद सैलाब चितवन जिले की तरफ बढ़ा। नेपाल का यह जिला बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के पास है, और इस भयंकर खतरे को देखते हुए वहां के प्रशासन ने लोगों को सावधान कर दिया, उनसे अपील की कि वो घरों से बाहर न निकलें, अपनी यात्राओं को टाल दें। चितवन के एक इलाके में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को अलर्ट किया गया। हजुरहरु अहिले बसिरहेको स्थान एकदमै असुरक्षित स्थान हो। यस स्थान हुँदै बगेर आउँदैछ बाढी। तपाईहरु तत्कालै आफूले गरिरहनु भएको व्यवसाय छ भने व्यवसाय बन्द गरेर सुरक्षित स्थानमा गइदिनु। वहां के प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में हाईवे को बंद भी कर दिया, बीच सड़क पर बैरिकेड लगा दिए, उन्हें घेर दिया, बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी ताकि कोई भी आगे न जा सके, उन इलाकों में न चला जाए जो सैलाब के रास्ते में। बसों को रुकवाया गया, ट्रकों को रुकवाया गया, कारों को रुकवाया गया, मोटरसाइकिल से जा रहे लोगों को भी आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तो ज्यादातर हाईवे पर जैम की स्थिति बन गई, गाड़ियां फंस गईं जहां तहां, कई तो बीच रास्ते से ही लौट गईं। नेपाल के रसुआ जिले में जब सैलाब आया तो त्रिशूली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा। यही नदी आगे चलकर चितवन जिले में नारायणी नदी में मिलती है। नारायणी नदी भारत में आने के बाद गंडक नदी के नाम से जानी जाती है। नेपाल के जिस चितवन जिले में लोगों को अलर्ट किया गया वो बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से करीब 125 किलोमीटर ही दूर है। इधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने इस आपदा पर दुख जताया और मदद की अपील की। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के रसुआ और नोवाकोट में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उसके जरिए उन्होंने सरकार, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और सुरक्षा बल समेत सभी एजेंसियों से राहत और बचाव का काम तेज करने की अपील की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल सीमा के पास तिब्बत में आए सैलाब के बाद लापता लोगों को ढूंढने के लिए पूरी ताकत झोंकने का आदेश जारी कर दिया। सैलाब की चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत होने की भी खबरें आई। उधर नेपाल में कुदरत की मार के बाद वहां बचाव अभियान तेज कर दिया गया। मलबे में दबे लोगों की तलाश तेज कर दी गई। नेपाल की सेना और पुलिस के साथ तमाम एजेंसियों को बचाव अभियान में लगा दिया गया। उन एजेंसियों के लोगों को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी।
मलबे में दबे लोगों को निकालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। हेलीकॉप्टर लगाए गए, एक दो नहीं बल्कि 12 हेलीकॉप्टर लगा दिए गए ताकि मलबे में फंसे लोगों को बचाया जा सके, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा सके, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। क्योंकि नेपाल के जिस भी इलाके से सैलाब गुजरा वहां कुछ नहीं बचा। सबसे ज्यादा तबाही तो रसुआ जिले में मची। त्रिशूली नदी के दोनों तरफ उफनती लहरों ने तांडव मचा दिया, सब कुछ उजाड़ के रख दिया। बड़ी संख्या में मकान बह गए, टूट गए, कुछ नदी में समा गए। जो बच गए वो रहने लायक नहीं बचे, उनमें कीचड़ भर गया। कई फीट कीचड़ के अंदर दब गए मकान। उन्हीं मकानों में बचाव कर्मी लोगों की तलाश करते नजर आए, लोगों को ढूंढते नजर आए। ये देखते रहे कि कहीं कोई कीचड़ में दबा तो नहीं रह गया, कहीं कोई फंसा तो नहीं रह गया। अब अहिले केही पनि छैन। हेर्नुहोस् है, हामी यहाँ उद्धारका लागि हामी आइसकेका छौँ, तैपनि केही पनि कुनै पनि मान्छे पनि हुनुहुन्न। फर्किन्छ सर, यहाँ भित्र केही पनि छैन सर, बस भित्र हेरौँ सर, के झोलामा छ। मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लगा दिए गए। त्रिशूली नदी में फंसे एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर की मदद से सेना के जवानों ने निकाला। एक दूसरे इलाके में भी नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से एक व्यक्ति को बचाया। इसी तरह एक दूसरे इलाके में नेपाली सेना के जवान एक मकान में फंसे लोगों को बचाते दिखाई दिए। त्रिशूली नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल के रसुआ जिले में आती है, वहां से बहते हुए नुवाकोट जिले में पहुंचती है। नुवाकोट के आगे नदी धादिंग से बहते हुए चितवन पहुंचती है। चितवन में वो नारायणी नदी में मिल जाती है। मतलब ये कि त्रिशूली नदी नेपाल के जिस भी जिले से गुजरी वहां तबाही मच गई। और इस सब के बीच चीन के तिब्बत में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 400 तीर्थयात्री रसुआगढ़ी में फंस गए। उनसे संपर्क ही टूट गया, किसी तरह की कोई बातचीत ही नहीं हो पाई। वो कहां हैं, कैसे हैं, सुरक्षित हैं, नहीं हैं, कुछ भी पता नहीं चल पाया। नेपाल की सरकार उनसे संपर्क साधने में जुटी है, अधिकारी उन तक पहुंचने की कोशिश में हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह उनसे संपर्क हो जाए, उनसे बात हो जाए। लेकिन लाख हाथ पांव मारने के बाद भी तीर्थयात्रियों से संपर्क नहीं हो सका, उनका कुछ पता नहीं चल सका। उस जत्थे में 390 तीर्थयात्री बताए गए, उनमें 93 नेपाली नागरिक हैं ऐसा बताया गया और बाकी के 297 भारतीय बताए जा रहे हैं। सभी लोग चीन के तिब्बत में मौजूद कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले थे। नेपाल से होते हुए उन्हें तिब्बत जाना था, इसलिए सभी लोग नेपाल के रसुआगढ़ी पहुंचे थे और रसुआगढ़ी में ही सैलाब आ गया और रसुआगढ़ी में जहां वो पहुंचे थे वहीं तबाही हो गई। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रसुआगढ़ी पहला पड़ाव है, क्योंकि नेपाल के रसुआ जिले में मौजूद रसुआगढ़ी इलाका चीन की सीमा के पास मौजूद है, चीन के बॉर्डर पर है। बॉर्डर पर इमिग्रेशन और वीजा की प्रक्रिया पूरी करने के बाद यात्री चीन के तिब्बत में प्रवेश करते हैं। वो तो इमिग्रेशन बिल्डिंग ही बह गई पूरी। वहीं से तिब्बत में दाखिल होते हैं, वहां से मानसरोवर यात्रा के लिए आगे का रास्ता तय करना होता है। पहले तीर्थयात्री तिब्बत के सागा पहुंचते हैं, वहां से प्रयांग जाते हैं, फिर मानसरोवर झील होते हुए कैलाश पर्वत तक पहुंचते हैं। अधिकारियों का कहना है कि दोपहर में तीर्थयात्रियों को रसुआगढ़ी से सीमा पार करके तिब्बत पहुंचना था, उनकी तिब्बत में एंट्री होनी थी, लेकिन अब उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा, उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा, उनसे फोन पर बातचीत नहीं हो पा रही। इमिग्रेशन ऑफिस ही पूरा ऐसे बह गया, किसी भी तरीके से उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, वो कहां हैं, कैसे हैं, तिब्बत में हैं, नेपाल में हैं, सुरक्षित हैं, फंसे हुए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। हालांकि नेपाल के साथ चीन की तरफ से भी तीर्थयात्रियों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया है, उनसे संपर्क साधने का काम शुरू कर दिया गया। उधर नेपाल सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 4 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। जिला प्रशासन को हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए। भारत और नेपाल सीमा पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया। यूपी और बिहार में एनडीआरएफ की 10-10 टीमों की तैनाती कर दी गई और 6 टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया गया। और सौभाग्य की एक बात यह कि बार बार जो ये नाम आ रहा है इस पूरे सैलाब में, GLOF, ग्लॉफ, ये क्या होता है GLOF? नेपाल में आखिर ये हुआ क्या और क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये हो क्या रहा है आजकल पहाड़ों में, बार बार क्यों रही? जो सब लोग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग बोलते रहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है क्या? नेपाल के रसुआ में भोटेकोशी नदी में जो हुआ, त्रिशूली नदी में हुआ, वो सिर्फ एक बाढ़ नहीं है, वो एक अचानक आई तबाही थी।
एक अचानक आई विपत्ति थी, अचानक आई आपदा थी। सुबह जब लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे, अचानक नदी में पानी इस कदर उफान पर आ गया कि मानो पहाड़ ही टूट पड़ा हो। गांव के गांव बह गए, घर के घर बह गए, सड़कें टूट गई, पुल टूट गए, बिजली घर तबाह हो गए, सैकड़ों लोग लापता हो गए। बाढ़ तो आती हुई पहले भी देखी है लोगों ने, लेकिन इतनी तेज बाढ़ अचानक कहां से आ गई? आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही हो तब भी समझ में आता है, और तो बारिश भी नहीं हो रही थी उस इलाके में, इतनी भारी बारिश हुई भी नहीं थी उस टाइम, हो भी नहीं रही थी, तो फिर ये कहां से आ गया? क्या था ये? विशेषज्ञ कह रहे हैं ये ग्लॉफ हो सकता है, GLOF हो सकता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड मतलब बर्फ की झील फट गई। तो आखिर ये ग्लेशियल लेक क्या होती है? बर्फ की झील क्या होती है? हिंदी में ग्लेशियल लेक को कहते हैं हिमनद झील। हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों पर हजारों साल पुरानी बर्फ की विशाल चादरें फैली होती हैं, बर्फ की चट्टानें फैली होती हैं, तो आप जानती हैं उनको कहते हैं ग्लेशियर, हिमनद। बर्फ की नदी से नाम पड़ा है, बर्फ की नदी से नाम पड़ा है हिमनद। तो ज्यादातर लोग ग्लेशियर ही बोलते हैं ना। ये ग्लेशियर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पिघलते हैं और उनसे नदियां निकलती हैं। जब ये पिघलते हैं तो फिर सर्दी आ जाती है, फिर जम जाते हैं, फिर गर्मी में पिघलते हैं, फिर नदी निकलती है। तो जब बर्फ पिघलती है तो पानी नीचे की तरफ बहने लगता है, लेकिन कई बार ये पानी किसी वजह से कहीं रुक जाता है। कैसे रुक जाता है? अब आप सोचिए, जैसे फ्रिज से आइस क्यूब आप निकालो, अगर फ्रिज से अगर आप बर्फ का टुकड़ा निकालो, आइस क्यूब निकालो और समझो कि मिट्टी में रख दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे बर्फ की क्यूब जो, आइस क्यूब जो है वो पिघलने लगती है, उसके नीचे पानी आ जाता है और फिर बर्फ का वो टुकड़ा उसी पानी पर फिसलने लगता है जो उसी से पिघला हुआ होता है। साथ में नीचे की मिट्टी गीली होती है तो कीचड़ बन जाता है, उसी को साथ लेकर फिर फिसलने लगती है आपकी आइस क्यूब। जैसे आपकी आइस क्यूब के साथ होता है वैसा ही ग्लेशियर के साथ होता है। वो समझ लीजिए बहुत बड़ी आइस क्यूब है, पहाड़ों में पड़ी हुई है, बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा। ग्लेशियर पिघलकर आगे बढ़ता रहता है, फिसलता है उसी अपने हुए पिघले हुए से पानी से, और उसके साथ पत्थर, मिट्टी, मलबा सब कुछ वो धकेलता रहता है। अब कहीं पहाड़ का कोई सिरा आता है तो ये मलबा ग्लेशियर के आगे एक दीवार बना लेता है, एक बांध बना लेता है। अब ये ग्लेशियर, बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो फिसल रहा है, वो कहीं जाके अटक जाता है। कभी बर्फ की एक मोटी दीवार बन जाती है, कभी कभी उस तरह से वहां जाकर फिसलते हुए बर्फ का ये बड़ा सा टुकड़ा पहाड़ के सहारे टिक जाता है। लेकिन ग्लेशियर का पिघलना जारी रहता है, पर वो पहाड़ के सिरे पर अटका हुआ है। उस दीवार के पीछे जो ये दीवार से बन जाती है, जहां वो अटक जाता है, पानी इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि पानी तो आ ही रहा है। कई बार तो महीनों सालों तक इकट्ठा होता रहता है ये पानी, और धीरे धीरे पानी बड़ी झील का रूप ले लेता है। अगर चारों तरफ पहाड़ है और वो एक तरफ जहां से पानी बह रहा था वहां ग्लेशियर अटक गया, तो वो पानी जमा होता रहता है, एक झील बन जाती है। ये होती है ग्लेशियल लेक, बर्फ की झील, हिमनद झील, ग्लेशियर से बनी झील। ये झील कभी छोटी होती है, कभी इतनी बड़ी होती है कि उसमें समझो कि एक पूरा शहर ही समा जाए। अब तो उस पर निर्भर करता है ना कि आसपास पहाड़ का इलाका कितना बड़ा है, उसमें ये झील बन रही है कटोरे में। लेकिन इसकी दीवारें कई बार कमजोर होती हैं, नाजुक होती हैं, अस्थिर होती हैं। सवाल यह कि ये झील अचानक फट कैसे जाती है, फूट कैसे जाती है, टूट कैसे जाती है? उसके कई कारण हो सकते हैं फटने के, कई वजह हो सकती हैं। कभी झील में पानी इतना भर जाता है कि दीवार जो बनी हुई है पहाड़ की या बर्फ की या मलबे की, वो सहन नहीं कर पाती और वो टूट जाती है, क्योंकि दीवार तो उसी मलबे से बनी होती है जो ग्लेशियर के साथ बहकर आया हुआ है। तो दीवार फट जाती है पानी के प्रेशर से। कभी ऊपर से कोई बर्फ का कोई बड़ा टुकड़ा या चट्टानें झील से गिर जाती हैं, झील में गिर जाती हैं, तो पानी हिलता है, उससे लहरें उठती हैं और दीवार फट जाती है। कभी कभी भूकंप आ जाता है तो दीवार हिल जाती है और टूट जाती है। हिमालय में भूकंप आते भी रहते हैं। कह रहे हैं कि नेपाल में, इस इलाके के उत्तर में, तिब्बत की तरफ कुछ टाइम पहले एक भूकंप आया भी था। बहुत बड़ा भूकंप नहीं था, लेकिन ऐसी कोई मलबे की दीवार हो तो उसको हिला सकता था, ऐसी जरूर संभावना है, ऐसा भूकंप था। कभी गर्म तापमान इतना हो जाता है, गर्मी इतनी हो जाती है जिसमें बर्फ की दीवार खुद पिघल जाती है, कमजोर हो जाती है।
कभी भारी बारिश से दीवार कमजोर पड़ जाती है। जैसे ही दीवार टूटती है, झील का सारा पानी एक साथ नीचे की घाटी में बहुत तेज रफ्तार से दौड़ पड़ता है और उस पानी के साथ पत्थर, मिट्टी, पेड़, चट्टानें सब कुछ बहने लगता है। यानी झील बर्स्ट हो गई एक तरह से। इसको कहते हैं GLOF, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ये बाढ़ इतनी तेज होती है, इतनी भयंकर होती है कि नीचे के गांवों को चेतावनी मिलने का समय भी नहीं मिलता। लोग भाग भी पाएं उससे पहले ही पानी इतनी तेजी से आता है कि सब कुछ निकल जाता है। नेपाल में जो हुआ उसमें ऐसी संभावना बिल्कुल है। भोटेकोशी नदी और फिर ये त्रिशूली नदी तिब्बत की तरफ से आती है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि ऊपर कहीं ग्लेशियर से बनी कोई झील फट गई होगी या बर्फ की चट्टान खिसकी होगी जिसने नदी को थोड़ी देर के लिए रोक लिया और फिर अचानक पानी छूट पड़ा। बता रहे हैं पहले भी इसी नदी पर ऐसी ही एक बाढ़ आई थी जो ग्लेशियल लेक के फटने से आई थी। वो इतनी बड़ी तो नहीं थी, लेकिन इस बार भी वैसा ही कुछ हुआ हो सकता है। पानी नीचे त्रिशूली नदी में फैल गया और कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। लेकिन ऐसी घटनाएं हाल के सालों में क्या बढ़ रही हैं? बढ़ रही हैं तो क्यों बढ़ रही हैं? क्यों ये बार बार हो रही हैं? क्या वाकई ये ग्लोबल वार्मिंग से क्लाइमेट चेंज हो रहा है? दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, ये तो दिख रहा है। और हिमालय में ये बढ़त और भी तेज हो रही है। हिमालय में तापमान हर दशक में 0.15 से 0.6 डिग्री, 0.15 से 0.6 डिग्री तक बढ़ रहा है हर दशक में, जो बाकी दुनिया से कहीं ज्यादा है। जितना बाकी दुनिया में बढ़ रहा है उससे कहीं तेजी से बढ़ रहा है। तो हो क्या रहा है कि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, बर्फ तेजी से पिघल रही है, हिमनद तेजी से सिकुड़ रहे हैं। पिघलने से नई नई बर्फीली झीलें बन रही हैं, पुरानी झीलें और बड़ी हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में तो बता रहे हैं पिछले 30 साल में ऐसी झीलों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। पूरे हिमालय पट्टी में झीलें बढ़ रही हैं, फैल रही हैं। और याद कीजिए, स्कूल में पढ़ा था ना कि दुनिया के बाकी पहाड़ों के मुकाबले हिमालय युवा पहाड़ है। उनकी चट्टानें अभी कमजोर हैं, अस्थिर हैं, इसलिए तो यहां ज्यादा लैंडस्लाइड भी होती रहती है। यहां ढलान बहुत तेज है, घाटियां बहुत गहरी हैं और भूकंप ज्यादा आते हैं। मॉनसून की भारी बारिश होती है। अब इसमें ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग ने ग्लेशियरों को कमजोर कर दिया है। बर्फ पिघलने से पहाड़ और अस्थिर हो रहे हैं, इसलिए यहां GLOF जैसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। केदारनाथ में क्या हुआ था वो तो दुनिया भूली नहीं है। 2023 में सिक्किम में साउथ लोनाक झील फट गई थी। नेपाल में भी कई बार ये कई हो चुका है और अब फिर हो गया है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले सालों में ये खतरे और बढ़ सकते हैं। तापमान हर साल बढ़ते जाने से ऐसी बर्फीली झीलें बढ़ रही हैं, उनका फटना नीचे के लोगों के लिए तबाही बन रहा है, विनाश बन रहा है, आपदा बन रहा है। ये जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह अब विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों के स्टडी करने की ही चीजें नहीं रह गई हैं। ये कोई भविष्य में होने वाले खतरे नहीं है। अब ये हमारी जिंदगी में, हमारे आंखों के सामने दुनिया तबाह हो रही है और धीरे धीरे नहीं हो रही है, जल्दी हो रहा है। अब ऐसा लगता है अपनी जिंदगी में देख कर जाएंगे वो सब जो हॉलीवुड की फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट से दिखा रहे थे अब तक। 100 बात की एक बात। इधर बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी के आसपास रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील कर दी गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने गंडक नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बाढ़ के खतरे को देखते हुए उन्हें ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया।